दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ठीक नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद भयावह है। 828 मीटर ऊंची ये गगनचुंबी इमारत इंसानी ताकत और तरक्की का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन आज आप और मैं मिलकर उस सच को तलाशेंगे जिसे चमचमाते विज्ञापनों और सरकारी बयानों के पीछे छुपा दिया जाता है। इस इमारत के नीचे एक ऐसा सिस्टम दम तोड़ रहा है जो कभी इतने बड़े बोझ को संभालने के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह सिर्फ एक ऊंची इमारत की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस अंधी महत्वाकांक्षा की जो बुनियादी ढांचे को बहुत पीछे छोड़ देती है। जब किसी शहर की बाहरी चमक और उसकी जमीनी हकीकत के बीच की खाई इतनी बड़ी हो जाए कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे भर न सके, तब क्या होता है? ज्यादातर सैलानी बुर्ज खलीफा की 124वीं मंजिल पर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं, लेकिन वे नीचे छिपे इस खौफनाक सच से पूरी तरह अनजान रहते हैं। सैलानी वहां से नीचे बने खूबसूरत फवारों की तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन वे ये नहीं देख पाते कि उसके बाद क्या होता है। जरा सोचिए, जब इस इमारत के अंदर मौजूद 8,300 लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कचरे का क्या होता है? ये इमारत मुख्य सीवर लाइन से जुड़ी ही नहीं है। ऐसे में सारा कचरा जमा होता है और उसे ले जाने का एकमात्र जरिया सिर्फ बड़े बड़े ट्रक हैं। हर दिन इन ट्रकों को इस कचरे को शहर से बाहर ले जाना पड़ता है। शहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी इस पाइपलाइन की समस्या को ठीक नहीं कर रहा। आइए, आज हम इस चमकते हुए चमत्कार के 3 स्तरों के नीचे छिपे सच को खंगालते हैं। पहली, जमीन की कड़वी हकीकत। दूसरा, इसके पीछे का आर्थिक गणित। और तीसरा, वो गहरा ढांचागत संकट जो दुबई के हर बड़े वादे पर सवाल उठाता है। मुझे यकीन है कि आप इस सच को जानने के लिए आखिर तक रुकेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस सुंदर पोस्टर के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। बुर्ज खलीफा के इस सेप्टिक टैंक की असलियत किसी सरकारी रिपोर्ट या ऑडिट से बाहर नहीं आई। ये सच साल 2011 के आसपास इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आया। उस वीडियो में सीवर के ट्रकों की एक लंबी कतार को डाउनटाउन दुबई से रेंगते हुए निकलते देखा गया था। तस्वीरों में दर्जनों टैंकर ट्रक दिखे, जो रास अल खोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाने वाले हाईवे पर मील तक फैले हुए थे। यह कोई अचानक आई आपातकालीन स्थिति नहीं थी, बल्कि उनका रोजाना का काम था। जिस इमारत को बनाने में लगभग 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का खर्च आया, जिसे जनवरी 2010 में बड़े शोर शराबे के साथ शुरू किया गया और जिसने आधुनिक शहर की परिभाषा ही बदल दी, वो असल में अपनी शुरुआत के पहले दिन से ही किसी केंद्रीय सीवर लाइन से जुड़ी ही नहीं थी और बिना इसके काम कर रही थी। इस एक कड़वे सच पर हमें थोड़ा रुककर गंभीरता से विचार करना होगा। 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की लागत, दुनिया की सबसे मशहूर और पहचानी जाने वाली इमारत और हर दिन वहां खड़े होने वाले गंदे पानी के ट्रक। ये विरोधाभास हैरान करने वाला है। लेकिन बुर्ज खलीफा इस कहानी में अकेला नहीं है। वो तो सिर्फ उस व्यवस्था का सबसे बड़ा चेहरा है जो दुबई के विकास के नीचे दबी हुई है। साल 2010 के दशक के मध्य तक इस शहर के बहुत बड़े हिस्से, जैसे जुमरा के पूरे इलाके, डेरा के कुछ भाग और नए विकसित हो रहे क्षेत्रों के कई हिस्से सरकारी सीवर नेटवर्क से जुड़े ही नहीं थे। ये सभी इलाके पूरी तरह से सेप्टिक टैंकों और ट्रकों के जरिए होने वाली साफ सफाई पर निर्भर थे। ये दिखाता है कि कैसे कागजी दावों और जमीनी हकीकतों के बीच एक गहरी खाई बनी हुई थी, जिसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। साल 2015 की दुबई नगरपालिका की एक रिपोर्ट में माना गया था कि शहर के सीवेज नेटवर्क को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए अरबों दिरहम खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ये कमी आखिर पैदा ही क्यों हुई? क्योंकि इस शहर को बसाने का तरीका दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग और अजीब था। यहां पहले आलीशान इमारतें खड़ी की गईं और पाइपलाइन बिछाने का काम बाद में किया गया, कभी कभी तो सालों बाद। जरा सोचिए कि इस तरह के विकास का क्या मतलब होता है। आमतौर पर किसी भी शहर में बुनियादी ढांचा पहले तैयार होता है, पहले सीवर बिछाए जाते हैं, फिर वहां बस्तियां बसती हैं। लेकिन दुबई में साल 2002 से 2008 के बीच हुए बेतहाशा निर्माण के दौरान क्रेनें इतनी तेजी से खड़ी की गईं कि इंजीनियरों को जमीन के नीचे का सिस्टम डिजाइन करने का मौका ही नहीं मिला। पाम जुमेरा के पहले चरण का काम साल 2006 के आसपास पूरा हुआ था।
समंदर के बीच कृत्रिम रूप से तैयार की गई इस जमीन पर पानी और कचरे के निपटान का पूरा ढांचा बिल्कुल नए सिरे से बनाना पड़ा था। फारस की खाड़ी में बने इस मानव निर्मित द्वीप पर बुनियादी सुविधाएं खड़ी करना इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये कोई इकलौता मामला नहीं था। पूरे शहर में आसमान छूती इमारतों और जमीन के नीचे के बुनियादी ढांचे के बीच एक अजीब रेस चल रही थी, जिसमें जमीनी ढांचा लगातार पिछड़ रहा था। क्या आप किसी ऐसे आलीशान अपार्टमेंट में रहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, जहां का कचरा ट्रकों से साफ किया जाता हो, वो भी किसी अस्थायी काम के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा के लिए? ये सवाल आज भी जिंदा है, क्योंकि दुबई में रहने वाले हजारों लोगों ने बिना सोचे समझे ऐसा ही किया, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इस मामले में बाजार की खामोश सहमति भी अपने आप में एक बड़ा सबूत है। ये संकट किसी लापरवाही की वजह से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी असली वजह थी काम की बेतहाशा रफ्तार। साल 2002 में जब दुबई सरकार ने पहली बार विदेशियों को संपत्ति खरीदने की इजाजत दी, तो प्रॉपर्टी की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। साल 2002 से 2008 के बीच निर्माण की मंजूरी देने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस दौरान दुनिया की लगभग 25% क्रेनें अकेले दुबई में काम कर रही थीं। जरा सोचिए, 20 लाख से भी कम आबादी वाले शहर में दुनिया की एक चौथाई क्रेनें सक्रिय थीं। निर्माण की संधि रफ्तार ने किसी भी योजनाबद्ध और व्यवस्थित बुनियादी ढांचे को तैयार करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी में किया गया कि सुरक्षा और लंबे समय की जरूरतों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। जिस बुनियादी ढांचे को तैयार होने में दूसरे शहरों में कई पीढ़ियां लग जाती हैं, उसे यहां महज कुछ महीनों में समेटने की कोशिश की जा रही थी। फिर साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी ने दस्तक दी। साल 2008 से 2010 के बीच दुबई में संपत्तियों की कीमतें लगभग 50% तक गिर गईं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुक गए और डेवलपर्स दिवालिया हो गए। इमारतों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सीवर योजनाएं बनाई जा रही थीं, वे बजट कटौती की पहली शिकार बनी। सीवेज नेटवर्क का काम धीमा पड़ गया और वो खाई कभी भर नहीं पाई, बल्कि और गहरी हो गई। यहीं से बुर्ज खलीफा की ये कहानी सिर्फ एक नाली या सीवर की कहानी ना रहकर एक बहुत बड़े संकट का रूप ले लेती है। जो संकट जमीन के नीचे चल रहा था, वही धीरे धीरे शहर के दूसरे अनदेखे और जरूरी सिस्टम्स में भी फैलने लगा था, जिसे अब अनदेखा करना मुमकिन नहीं था। दुबई बिजली और पानी प्राधिकरण, जिसे डेवा कहा जाता है, अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा था। लेकिन गर्मियों के महीनों में जब तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और एयर कंडीशनर लगातार चलते रहते हैं, तब ग्रिड पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव ने बिजली व्यवस्था को उसकी आखिरी सीमा तक धकेल दिया। साल 2022 और 2023 के भीषण गर्मी के दिनों में कई इलाकों के निवासियों ने बिजली और पानी की कटौती की शिकायतें दर्ज कराई थीं। हालांकि सरकार ने इन्हें आधिकारिक तौर पर बड़ी नाकामी नहीं माना, लेकिन इस ढांचे पर पड़ा भारी दबाव बिल्कुल साफ था। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इस चमचमाती दुनिया के पीछे की हकीकत वैसी नहीं है जैसी विज्ञापनों में दिखाई जाती है। इस महंगे पोस्टर के पीछे छिपे कड़वे सच को समझने के लिए आपको और मुझे इसके गहराई में छिपे सच को देखना ही होगा। अगर आप इस रिपोर्ट में मेरे साथ यहां तक पहुंचे हैं, तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सरकारी बयानों पर भरोसा नहीं करते। हमने देखा कि कैसे 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की इमारत के नीचे सीवर का सिस्टम काम कर रहा है, कैसे साल 2008 की मंदी ने बुनियादी ढांचे के संकट को और बढ़ा दिया, और कैसे इमारतों को बिना पाइपलाइनों के ही खड़ा कर दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। साल अप्रैल 2024 में पाम जुमरा में आई भयानक बाढ़ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने पर हद से ज्यादा निर्भर था, और मंदी के समय विदेशी कामगारों को बाहर निकालने वाली सख्त वीजा नीतियां, ये सभी इसी बड़े संकट का हिस्सा हैं। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों, लीक हुई रिपोर्ट्स और उन आंकड़ों को जिन्हें सरकारी बयानों में हमेशा छुपाया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि सच सामने आ सके। इसे द दुबई फाइल्स नाम दिया गया है, जिसका लिंक नीचे विवरण में है। अब इस रिपोर्ट का वो हिस्सा शुरू होता है जो उन लोगों की आंखें खोल देगा जो केवल गगनचुंबी इमारतों को ही असली सच मानते हैं, क्योंकि ये चमकती हुई इमारतें पूरी हकीकत नहीं हैं। अप्रैल 2024 में दुबई में इतनी भयंकर बारिश हुई जितनी आमतौर पर पूरे साल में भी नहीं होती। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 24 घंटों के भीतर लगभग 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।
इसके परिणाम केवल मामूली परेशानी तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसने पूरे शहर के सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया। सड़कें तालाब बन गईं, भूमिगत सुरंगें पूरी तरह पानी से भर गईं और गाड़ियां तैरने लगीं। ये एक ऐसी आपदा थी जिसने ये साबित कर दिया कि केवल ऊपर की तरफ बढ़ने से नीचे के सिस्टम की कमियों को छुपाया नहीं जा सकता। दुबई मेट्रो, जिसमें व्यस्त दिनों में 6 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं, उसे अपनी रेड लाइन के कई हिस्सों पर सेवा बंद करनी पड़ी। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे भी पानी में डूब गए, जिससे उड़ानें प्रभावित हुईं। दुबई सिलिकॉन ओएसिस और मोहम्मद बिन राशिद सिटी की सड़कों पर महंगी गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती नजर आईं। आलीशान अपार्टमेंट्स की लॉबी से पानी बह रहा था, क्योंकि उन्हें केवल सूखे और रेगिस्तानी मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इंजीनियरों ने हमेशा यही माना था कि रेगिस्तान में कभी ऐसी बारिश नहीं होगी। हालांकि सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस तबाही के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी जिसे छुपाया जा रहा था। संयुक्त अरब अमीरात में साल 1990 के दशक से ही बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अप्रैल 2024 की आपदा के पीछे इसका कितना हाथ था, यह आज भी एक बहस का विषय है, और कोई भी अंतिम सरकारी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन एक बात साफ है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती, और वो ये है कि दुबई का ड्रेनेज सिस्टम इतनी भारी बारिश के लिए कभी तैयार ही नहीं था। रेगिस्तान में बसे इस शहर ने दशकों तक केवल आसमान छूती इमारतों को बनाने पर ध्यान दिया, लेकिन उसने उस जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बेहद जरूरी है। मशहूर पत्रकार रामी खुरी ने खाड़ी देशों के इस विकास का काफी गंभीर मूल्यांकन किया है और इस ढांचे को स्थायी अस्थायिता का नाम दिया है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये विकास किसके लिए है। ऐसी भव्य इमारतें जिन्हें अमरता का भ्रम देने के लिए बनाया गया था, वे आज उन खोखले दावों पर टिकी हैं जो पूरी तरह सच नहीं है। ये सच अप्रैल 2024 की विनाशकारी बारिश में सामने आया, जब पानी उन जगहों तक जा पहुंचा जिसके बारे में आधुनिक इंजीनियरिंग ने कहा था कि ऐसा होना असंभव है। दुबई मॉल के पास एक टावर की 38वीं मंजिल पर रहने वाली एक महिला, जो ऊंचाई पर होने के कारण खुद को सुरक्षित मान रही थी, उसे अचानक पता चला कि लॉबी से 4 मंजिल नीचे बेसमेंट पार्किंग में खड़ी उसकी करोड़ों की गाड़ी पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। इमारत का ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ गाड़ियों की मामूली धुलाई और हल्की नमी को साफ करने के लिए बना था, न कि आसमान से बरसने वाले इस भारी सैलाब के लिए। आखिरकार वो शानदार गाड़ी मलबे में तब्दील हो गई। उस तबाही के बाद इंश्योरेंस क्लेम मिलने में महीनों लग गए, क्योंकि डेवलपर ने इसे दैवीय आपदा यानी फोर्स मेजर करार देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यही तो इस पूरे खेल का असली डर रहा है। ऊपर से दिखने वाली इमारतें तो बेमिसाल हैं, लेकिन उनके नीचे छिपा सिस्टम बेहद कमजोर है। और जब ये निचला सिस्टम फेल होता है तो कानूनी और कागजी भूल भुलैया में जिम्मेदारी को इस तरह घुमाया जाता है कि आखिरी नुकसान सीधे आम इंसान के हिस्से आता है। यही बात हमें उस बुनियादी सवाल पर ले आती है जिस पर दुबई की चमचमाती दुनिया टिकी है। क्या होगा जब बुनियादी ढांचे की ये खाई कोई अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि एक गहरा ढांचागत संकट बन जाए? क्या होगा जब इमारतों को बनाने की रफ्तार के आगे उनके रखरखाव को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया हो, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऊपरी चमक दमक बेचने पर आधारित था। मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि ये शहर अमीर निवेशकों को अपनी ओर खींचना तो जारी रखेगा, लेकिन इसकी सार्वजनिक छवि के पीछे छिपा अदृश्य सिस्टम लगातार ऐसे महंगे, उबाऊ और दीर्घकालिक सुधारों की मांग करता रहेगा जो कभी सुंदर विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते। दुबई सरकार ने कई बजट सत्रों के जरिए सीवेज नेटवर्क के विस्तार, पानी की निकासी और ग्रिड को मजबूत बनाने के वादे किए हैं। ये वादे सच हैं और इस दिशा में कुछ काम भी हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार और पैमाने पर इन गगनचुंबी इमारतों को खड़ा किया गया, उसने विरासत में एक ऐसी बुनियादी कमजोरी छोड़ दी है जिसे कोई भी सरकारी योजना इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकती। चमक दमक के पीछे छिपे इस सच को छुपाना अब आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए, जमीनी हकीकत और ऊपर के दिखावे के बीच की इस गहरी खाई को किसी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन से नहीं भरा जा सकता।
दुनिया के हर बड़े शहर में इस तरह की खामियां किसी न किसी हद तक मौजूद होती हैं। हर शहर का बुनियादी ढांचा उसकी महत्वाकांक्षाओं से पीछे छूट जाता है। लेकिन जो चीज दुबई को दूसरों से अलग बनाती है, वो सिर्फ इस कमी का होना नहीं है, बल्कि उसके बड़े बड़े वादों और इस खोखली हकीकत के बीच का भारी अंतर है। एक ऐसा शहर जिसने खुद को भविष्य के तौर पर पेश किया, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी कर दी, समुद्र को पाट कर नए द्वीप बना दिए, वो आज एक ऐसे कमजोर आधार पर टिका है जो हमेशा इस विकास की गति से पिछड़ता रहा। बुर्ज खलीफा आज भी अपनी जगह खड़ा है और आने वाले वक्त में भी खड़ा रहेगा। लेकिन रेस में दौड़ना और मंजिल पर पहुंचना दोनों अलग बातें हैं। जमीन के ऊपर की इंजीनियरिंग तो बिल्कुल असली है, लेकिन इसके नीचे उन खूबसूरत फवारों, संगमरमर की लॉबी, शानदार नज़ारों और अरबों डॉलर के दृश्यों के नीचे की जमीन आज भी ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस पर कितना भारी बोझ लाद दिया गया है। कुछ बुनियादी ढांचे कभी इतना भार सहने के लिए बने ही नहीं थे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी चमक दमक पर भरोसा करने से पहले उसके पीछे की गहराई को देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम उस सच को खोद कर निकालते हैं जिसे ये रंगीन दुनिया छुपाना चाहती है। अभी बहुत सी परतें खोलना बाकी है। ये वीडियो रणनीतिक विश्लेषण रिपोर्टों, सत्यापित आंकड़ों और अनुमानित परिदृश्यों पर आधारित है। ये जानकारी केवल स्वतंत्र विश्लेषण और वृत्तचित्र कहानी के लिए है और कोई वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है।